हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम विस्टास बुक का क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी जो हम पढ़ रहे थे उसका तीसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट में वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, तो जिसमें मैंने लगभग 75% चैप्टर ख़त्म कर दिया है। सिर्फ लास्ट का कुछ चैप्टर बचा है जो हम आज पढ़ेंगे। थोड़ी सी समरी बता देता हूँ कि डॉक्टर सदाओ एक जापानीज़ डॉक्टर थे। जापान और अमेरिका में जब वॉर चल रही थी उस टाइम की ये स्टोरी है, और उनकी पहले लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है चैप्टर में। डॉक्टर सदाओ की वो एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही होनहार सर्जन थे, और उनके घर जो था वो समुद्र के किनारे था। तो एक दिन उन्हें और उनकी वाइफ को समुद्र के किनारे एक अधमरी हालत में एक सैनिक मिलता है जो कि यूएस आर्मी का था, और उसकी हालत देख के पता लग रहा था कि वो वॉर प्रिजनर ऑफ वॉर है, मतलब जंग के दौरान बंदी बना लिया गया होगा उसको, और वहाँ से छूट के भाग गया था। तो पहले तो वो डर जाते हैं इस बात से कि भाई ये तो एक दूसरे दुश्मन का आदमी है, क्योंकि अमेरिका उस टाइम जापान का दुश्मन था। तो पहले तो वो इस बात को सोचते हैं कि इसको हमें छोड़ देना चाहिए, मगर बाद में वो एज ए पर्सन, एज ए इंसान और एज ए डॉक्टर उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो उसकी जान बचाने के लिए उसको अपने घर ले आते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं। और इस सब में उनका नौकर भी उनका साथ नहीं देते। नौकर पीछे हट जाते हैं कि हमें गद्दार, मतलब हम एक दुश्मन को हेल्प करने में आपका कोई साथ नहीं देंगे, और वो घर से चले जाते हैं सारे नौकर। और बाद में इन लोगों को भी ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब बहुत टाइम हो गया, हमें इसको जो है पुलिस के हवाले कर देना चाहिए वापस से। और फाइनली एक दिन ऐसा होता है कि कोई पुलिस वाला ही आ जाता है घर पे, और हैना डर जाती है, उनकी वाइफ जो है सदाओ की, वो डर जाती है कि ये मतलब पुलिस घर पे क्यों आ गई। तो हम बाद में पता लगता है कि वो जो एक जनरल थे जिनका इलाज डॉक्टर सदाओ के हाथों ही हो रहा था, तो उनके जनरल की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने बुलवाया था। तो इसलिए वो आया था। तो वो फिर सदाओ उससे मिलने जाते हैं जनरल से, और वो ये बोल के जाते हैं कि मैं किसी तरह इस आदमी से छुटकारा पा लूँगा, इसे अपने घर से निकलवा दूँगा, आज मैं कुछ ना कुछ ऐसा करके आऊँगा। अब आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। तो सदाओ ऐसा बोल के अपनी वाइफ को कि मैं आज इस इंसान से, जो ये अंग्रेज़ इंसान है जो उसको हमने पनाह दे रखी है, इससे मैं छुटकारा पा लूँगा कुछ ना कुछ, क्योंकि तुम लोगों के भले के लिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये बोल के वो जनरल को देखने चले जाते हैं। और जनरल से जब बात हो रही थी वो सारी बात बताते होंगे जनरल को, तो जनरल बोलते हैं ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ, पूरी बात समझ गया। और ये बात मुझे इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मैंने भी प्रिंसटन में एक बार डिग्री ली थी। मैं वहाँ पढ़ा हूँ, प्रिंसटन में रह के, अमेरिका में रह के पढ़ा हूँ, और बहुत कम जापानीज़ वहाँ पढ़े हैं। और सदाओ कहते हैं मुझे इस सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है, मगर मैंने उसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से उसको इलाज कर दिया है उसका, और उसको मैंने ठीक भी कर दिया है। जनरल ने कहा ठीक है, मगर मतलब ये सुन के मुझे बुरा नहीं लग रहा है, तुमने एक दुश्मन का इलाज किया, मगर ये सुन के तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि तुम इतने अच्छे सर्जन हो, तुमने एक मरते हुए इंसान को बचा लिया, तो तुम मेरी भी जान बचा ही लोगे जब मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मुझे तो ये सुन के अच्छा लग रहा है, मुझे ये सही लग रहा है कि मैंने तुम्हें सही अपना डॉक्टर रखा हुआ है। मतलब तुम किसी को भी बचा सकते हो, तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं। और तुम मुझे बस ये बताओ कि अब जैसे मुझे अभी अटैक आया था ये पेन का, अगर मतलब और अटैक में झेल सकता हूँ या नहीं इस तरह के। तो सदाओ ने कहा एक अटैक से ज़्यादा आप और नहीं झेल सकते, एक अटैक और अगर आया और उसके बाद दोबारा आया तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने जनरल ने कहा फिर तो मैं बिल्कुल ये बात श्योर करूँगा कि तुम्हें कुछ ना हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही मेरी उम्मीद टिकी हुई है। तो ये बोल के उनका जो जापानीज़ फेस था, लंबा पीला सा जापानीज़ फेस था जनरल का, वो थोड़ा एक्सप्रेशन लेस हो गया, मतलब वो कुछ सोच रहे थे। और फिर सोचते सोचते जनरल ने बोला कि तुम अरेस्ट तो नहीं हो सकते हो, तुम्हें अरेस्ट होने नहीं देना चाहिए, कि तुम्हें अरेस्ट करना हो जाएगा बहुत गलत काम। एक बहुत स्किलफुल सर्जन जो है अगर अरेस्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ा लॉस है देश के लिए और हमारे लिए भी। अपनी आंखें बंद करते जनरल ने कहा। तो और ये बात उस जनरल ने बोली, पता चला कि तुम्हें मौत की सज़ा हो जाए गद्दारी करने के जुर्म में, और अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन होना हो, फिर क्या होगा। तो सदाओं ने कहा कि वे और भी सर्जन्स हैं, हाँ वो आपका इलाज कर देंगे। तो जनरल ने कहा मैं और किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ, बेस्ट जितने भी बेस्ट है वो सारे हैं, जितने भी सर्जन्स हैं उन्हें जर्मनी में ट्रेनिंग ली है,
और वो तो अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी बोलेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू की कोई परवाह नहीं है। और तो ये बहुत मतलब गलत बात है कि हम जर्मन रूथलेस को अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी के साथ एक साथ हम नहीं रख सकते, क्योंकि अमेरिकन और जर्मन दोनों बहुत ही अलग अलग सोचने वाले इंसान होते हैं। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपने जो जो प्रिजनर तुम्हारा है जिसे तुमने ठीक करा है, तो तुम उसके साथ कुछ कुछ मतलब तुम उसको कर सकते हो, उसका इलाज कर सकते हो, इसको तुमने ठीक किया है। और बस मैं भी इस बात के लिए श्योर सकता हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगे जब मैं बेहोश होऊंगा। जनरल ये बात बोल के हंसने लगे कि जब मतलब जब तुमने उस प्रिजनर को कुछ नहीं करा तो तुम मुझे भी कुछ नहीं करोगे जब मैं बेहोश होऊंगा। तो जनरल ले के हंसने लगे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अजीब तरीके का था। तो उन्होंने कहा कि एक जैपनीज़ होके तुम दो फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते। सदाउन भी स्माइल करा इस बात पे। सदाउन ने कहा मैं श्योर तो नहीं हूँ, मगर मैं ट्राई तो ये करूँगा कि मैं आपको बचा लूँ और मैं मतलब आपकी जान ना लूँ। सदाउन ने भी थोड़ा मजाक में उनका साथ दिया। जनरल ने अपना सिर हिलाया और कहा कि मैं भी इस तरह का टेस्ट नहीं लेना चाहूँगा कोई कि तुम मुझे मारोगे कि छोड़ोगे जब मैं बेहोश होऊंगा। फिर उन्हें थोड़ा सा वीक महसूस हुआ क्योंकि जब भी वो उनको अटैक आया हुआ था तो वो इतनी बात नहीं कर पा रहे थे। और वो बाकी थोड़ा ये भी हो रहा था कि वो इतना जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते अब थक गए थे जनरल, और इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल करी थी अमेरिका के ख़िलाफ़ और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने निभाई थी साउथ पैसिफिक में। तो ये सब चीज़ें मतलब अब सदाओं के साथ ये सब होते हुए देख के उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, यानी कि बड़े ही मतलब बदकिस्मती की बात है कि ये इंसान तुम्हारे डोर स्टेप पे आके गिरा। तो सदाओं ने कहा हाँ मुझे भी ये बदकिस्मती लगती है कि मेरा ही दरवाज़ा मिला इसको आने के लिए। तो जनरल ने कहा कि अगर उसको चुपचाप मार दें तो सबसे बेस्ट होगा, वो चुपचाप मारा जाए। तो तुम मत मारो, मगर कोई ऐसा जो इसको ना जानता हो, जैसे कि मेरे खुद के प्राइवेट असैसिन्स हैं, मेरे पास मतलब खुद के अपने हथियारे हैं जो मेरे लिए दूसरे लोगों का मर्डर कर सकते हैं कहने पे मेरे। और मैं उनमें से 2 को भेज दूंगा तुम्हारे घर रात को, या किसी भी रात को, आज रात या किसी भी रात को, और तुम इसके बारे में जानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्योंकि अभी मतलब अभी गर्मियों का मौसम है, तो तुम बाहर का जो पार्टीशन है जहाँ पे वो रुका हुआ है उसके बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ दो कि ताकि हवा अंदर आने के लिए, और उस आदमी को बोल दो कि भाई मैंने रूम ओपन करके छोड़ रखा है क्योंकि ताकि ठंडी हवा अंदर आए, और जब वो सोता हो तो गार्डन की तरफ से रास्ता खोला छोड़ दो, वहीं से मेरे असैसिन्स आएंगे, उसको मार के चुपचाप चले जाएंगे। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना ही तुम्हारे सिर पे इल्ज़ाम आएगा। सदाओं ने कहा हाँ ये तो बहुत नेचुरल बात होगी, हो तो सकता है ऐसा। तो और वैसे भी मैं वो दरवाज़ा रोज़ रात को खुला ही छोड़ता हूँ क्योंकि वो सही बात है, अब गर्मियों का मौसम है, वहाँ से हवा आती है कमरे में, तो इसलिए वो खुला ही छोड़ा जाता है। तो जनरल ने कहा अच्छी बात है फिर तो, और बहुत अच्छे असैसिन्स हैं मेरे पास, वो आवाज़ भी नहीं करेंगे, और वो उसको मारेंगे भी इस तरीके से कि अंदर ही अंदर उसके बॉडी के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो मैं बॉडी को भी हटवा सकता हूँ, वो बॉडी को भी हटा देंगे, किसी भी तरह का तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत होगी नहीं। सदाओं ने कहा कि ये बेस्ट आइडिया होगा, और वो हिना के बारे में सोच रहे थे इस टाइम, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये बेस्ट होगा कि बस वो इंसान किसी तरह मतलब मर जाए, मतलब वो मेरे सिर पे गद्दारी का साइन ना आ जाए कि मैंने एक मतलब दुश्मन की मदद की है और मैं गद्दार हूँ, ऐसा कुछ ना हो, बस वो जल्दी से छुटकारा मिल जाए मुझे। वो जनरल का घर छोड़ के घर चले गए अपने प्लान के बारे में सोचते हुए, और इस तरह से उन्होंने कहा कि हर चीज़ ऐसे उनके हाथ से निकल जाएगी, और उन्होंने हैना को कुछ बताया नहीं, तो क्योंकि वो थोड़ी डर जाएगी सुन के कि हमारे घर में कोई ऐसे लोग आएंगे दूसरों को जो मारते हैं। और जापान में भी मतलब इस तरह के लोग होते थे, और होना भी ज़रूरी था, मतलब ज़रूरी तो नहीं था, मतलब होते इसलिए थे क्योंकि ये जो बड़े बड़े रूलर्स थे वो इसी तरह तो उन लोगों के साथ डील करते थे भाई, जो इंसान उनको अपोज करता था वो उसको अपने हथियारों से मरवा देते थे, लोगों की आवाज़ दब जाती थी फिर। तो उन्होंने मतलब अब बाकी सारी चीज़ों को बाहर छोड़ा क्योंकि वो उस अमेरिकन के कमरे में जाने वाले थे, तो उस अमेरिकन के कमरे में चले गए, और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि वो
आदमी जो है खड़ा हुआ है, बेड से बाहर निकला हुआ है और गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तुम्हें किसने परमिशन दी रूम छोड़ के जाने की? तो टॉम ने कहा कि मुझे तो परमिशन की आदत ही नहीं है, मैं तो रोज़ ऐसे ही जाता हूँ घूमने यहाँ पे गार्डन में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मगर क्या ये जो साइड की मसल्स हैं जहाँ पे आपने टाँके लगाए हैं, हमेशा ऐसे खिंचाव महसूस होगा इसमें? सदाओ ने कहा अच्छा, खिंचाव महसूस होगा, खिंचाव महसूस हो रहा है तुमको? सदाओ अब सर्जन थे, अब जैसे अब डॉक्टर के काम में अगर कोई कमी निकल जाए सर्जन के काम में, तो वो थोड़ा सा उसको फील होता है ना, तो उन्होंने एकदम वो सब कुछ भूल गए, बाकी सब कुछ, और वो एकदम से उसको हाथ लगा के देखने लगे। तो कि अच्छा खिंचाव हो रहा है, मुझे लगा था मैंने जो दवाई दी है वो इसीलिए दिया है कि वो खिंचाव ना हो, अभी भी हो रहा है क्या खिंचाव? उन्होंने वो शेड उठाई और देखने लगे हीलिंग की तरफ जहाँ पे उन्होंने टाँके लगाए थे। उन्होंने कहा कि चलो मसाज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और एक्सरसाइज से अगर नहीं हो पा रहा है तो मसाज से हो जाएगा। तो उस जवान आदमी ने कहा वैसे मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा खिंचाव अगर होगा भी तो। और पूरी उसकी चेहरे पे दाढ़ी की वजह से उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था दाढ़ी से। और उसने कहा कि डॉक्टर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपके जैसे जैपनीज़ से नहीं मिलता तो मैं आज के टाइम ज़िंदा नहीं होता, मैं ये बात जानता हूँ। सदाओं ने अपना सिर झुकाया, जैसे जापान में एक वो आदत होती है लोगों की सिर झुका के अप्रिशिएट करने की चीज़ों को। उन्होंने सिर झुकाया अपना, हल्का सा ऐसे अप्रिशिएट किया उसकी बात को, मगर आगे कुछ बोले नहीं वो। तो टॉम ने कहा कि मैं जानता हूँ ये बात, और उसके जो बड़े बड़े पतले पतले हाथ थे वो, उसने उनसे चेयर पकड़ी और उस पर बैठने लगा। और उसने कहा कि अगर मैं सोचता हूँ कि अगर सारे जापानीज़ आपकी तरह होते तो ये वॉर होती ही ना। और इसने खाली जापानीज़ को बोला, मतलब अमेरिकन के बारे में इसने जब भी कुछ नहीं बोला, इसने कहा कि सारे जापानीज़ आपकी तरह होते तो ऐसी वॉर होती ही ना। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है ऐसा, और अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाके बेड पे लेट के सोना चाहिए। उन्होंने वापस बेड में जाने में उसकी मदद करी, फिर उसको बो करके उसको ग्रीट किया और गुड नाइट बोला और वहाँ से आ गए। सदाओ पूरी रात सही से सो नहीं पाए, बार बार वो उठ के देखते थे, थोड़ी सी भी आवाज़ होती थी, कोई पैरों के कदमों की या कुछ आवाज़ ऐसी तो नहीं आ रही, कोई चीज़ गिर जाती थी या कुछ भी होता था, कोई पत्थर भी खिसकता था गार्डन में, तो उठ के देख रहे थे बार बार, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कोई सिर पे बोझ रखा हुआ है। अगले सुबह वो गए सबसे, मतलब कुछ कोई बहाना बना के जल्दी से उसके रूम में जाकर उन्होंने चेक करा कि अमेरिकन चला गया है या नहीं है। तो वो अगर अमेरिकन चला गया होगा तो हैना को बता देंगे कि जनरल ने जो जो कहा था वो हो गया। मगर जब उन्होंने डोर खोला तो देखा कि वो तो वहीं बैठा हुआ है, तकिए पे सो रहा है वहीं पे लेट के, और उसका सिर वहीं दिखाई दे रहा था, ब्लॉन्ड हेड जो था उसका, और वो बिल्कुल आराम से सांस ले रहा था, उसकी खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। तो वापस से उन्होंने डोर को क्लोज़ करा, उन्होंने हैना को बताया वो सो रहा है, और वो इतना सही हो चुका है कि वो इतना मज़े में सो रहा है, मतलब अच्छी से उसका घाव पूरा भर चुका है। तो हैना ने कहा हम उसके साथ क्या करना चाहिए, वापस से दोबारा पूछा हैना ने। सदाओं ने कहा कि मैं एक दो दिन में डिसाइड करके तुम्हें बता दूंगा। अब अगले दिन अगली रात उन्होंने फिर वेट किया सदाओं ने, हवा चली, उन्होंने ध्यान से हवा की आवाज़ सुनी, पार्टीशंस की खड़कने की आवाज़ सुनी। हैना भी उठ गई, आज तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी पार्टीशंस की आवाज़ से। तो उन्होंने कहा कि हैना ने कहा कि क्या हमें जाके चेक नहीं करना चाहिए कि वो जो बीमार आदमी है उसके पार्टीशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब हवा से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? सदाओं ने कहा नहीं, अब वो अपने आप कर सकता है, खुद चेक कर लेगा उठ के वो। अगले दिन मगर उन्होंने जाके देखा तो अमेरिकन फिर वहीं था, वो कहीं भी नहीं गया था। तीसरी रात उन्होंने सोचा आज रात ज़रूर असैसिन्स आएंगे और उसको मार देंगे। तो आज तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई थी और थोड़ी बारिश भी होने लगी थी, और गार्डन में जो है ना पूरा वही बूंदों की टप टप की आवाज़ें आ रही थी, और मतलब जो पानी बारिश होने पे जिस तरह की आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ आ रही थी। सदाओ थोड़ा अच्छे से सोए थे, क्योंकि आज थोड़ा जब बारिश होती है तो थोड़ी ठंड सी हो जाती है, और ठंड में इंसान को थोड़ा गर्माहट मिल जाए तो नींद अच्छी आती है बिस्तर की गर्माई में। तो वैसे ही वो थोड़ा आज अच्छे से सोए थे, मगर एक क्रैश की साउंड हुई, कुछ गिरने की आवाज़ हुई, वो एकदम जाग के उठ गए। हैना भी चिल्लाई कि ये क्या था, बच्चे भी उसकी आवाज़ से उठ गए उनके चीखने से हैना के। तो उन्होंने हैना ने कहा कि मैं जाके देखती हूँ, मगर उन्होंने रोक लिया हैना को और उन्हें हिलने नहीं दिया। सदाओ से कहा कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो गई है सदाओ, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? उसने कहा जाओ मत, बस मत जाओ, मेरी बात मानो, मत जाओ। तो वो इतना बुरी तरह डर के उन्होंने ये बात बोली सदाओं ने कि वो भी चुपचाप खड़ी रह गई वेट करती हुई, बस सन्नाटा था, कुछ नहीं था। बाद में वो बेड में आए और वापस से बच्चों को बीच में लेके सो गए। बाद में अगले दिन तीसरे दिन भी जब उन्होंने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो वो तो इंसान वहीं था, वो तो मरा नहीं था, वो ज़िंदा था बिल्कुल, और ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा था वो, मतलब काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था, और अब वो नहा भी चुका था और अभी खड़ा था सीधा।
और उसने रेज़र मांगा था एक दिन पहले, अपनी उसने शेविंग कर ली थी और अपने गालों पर उसका थोड़ा फेंट कलर दिखाई दे रहा था कि आज उसने शेविंग की हुई है, तो गाल अलग से चमक रहे थे। तो उसने वाले खुश हो गया कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। सदाओ ने अपना किमोनो जो है, मतलब उसके किमोनो को उसकी बॉडी पे पूरा मतलब अच्छे से पहनाया, और अब वो उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया। उन्होंने एकदम से डिसाइड करा अगली रात कि अब उनको इस इंसान की लाइफ की परवाह नहीं है, और मतलब और उन्होंने ये डिसाइड करा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको इस इंसान की लाइफ की परवाह नहीं है, उन्हें परवाह है। और उन्हें अच्छा लग रहा है कि उन्होंने एक इंसान को वापस पैरों पे खड़ा कर दिया है। और बस ये था कि वो इस सब का तकलीफ़ अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। सदाओं ने कहा कि तुम सही हो गए हो, और फिर थोड़ा धीरे से बोले कि अब तुम इतने सही हो गए हो कि अगर मैं अपनी एक नाव तुम्हें दे दूँ और तुम किनारे पे पहुंचा दूँ रात को, आज रात को, और थोड़ा खाना दे दूँ और थोड़े कपड़े दे दूँ, तो तुम बोट चला के सामने वाले छोटे आइलैंड पे जा सकते हो जो ज़्यादा दूर नहीं है किनारे से। और ये इतना पास है किनारे के कि कोई इधर जाता ही नहीं है, सब लोग दूर दूर जाते हैं, इस कोस्ट पे कोई जाता नहीं है, इस वाले बीच पे, और उधर कोई रहता भी नहीं है क्योंकि वहाँ तूफ़ान वगैरह आते रहते हैं। मगर अभी तूफ़ान का सीज़न तो है नहीं, तो वहाँ तुम रह सकते हो जाके तब तक जब तक कि तुम्हें कोई कोरियन फ़िशिंग बोट ना दिख जाए। कोरियन फ़िशिंग बोट दिख जाएगी तो उसमें बैठ के कोरिया चले जाना। और क्योंकि वहाँ पे वो आइलैंड के पास से निकलती ज़रूर है, क्योंकि आइलैंड के पास काफ़ी गहरा पानी है, तो फ़िश पकड़ने के लिए वहाँ पे आती है वो बोट। और यंग मैन ने उसको थोड़ा सा घूरा, फिर मतलब थोड़ा सा उसने मतलब हैरानी से पूछा कि सच में मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा हाँ करना तो पड़ेगा, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि तुम यहाँ हो और तुम हो दुश्मन, वैसे दुश्मन देश के हो, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आपकी बात सही है, ओके बोल दिया उसने। सदाओ ने फिर शाम तक उससे मिले नहीं। जैसे ही अंधेरा हुआ तो वो एक बोट ले गए किनारे के पास, उसमें उन्होंने खाना रखा, पानी रखा बोतल में, और दिन में उन्होंने सारी चीज़ें निकाल ली थी सीक्रेटली। 2 उन्होंने कंबल रखे उसमें, और एक पॉन शॉप से वो लेके आए, और मतलब जो लेके आए थे कंबल वगैरह, और मतलब वो उन्होंने कुछ मछलियाँ वगैरह जो भी कुछ था उसमें वो रखा जो वो लेके आए थे। और उन्होंने वहाँ पे वो बोट को बांध दिया, क्योंकि टाइड बहुत हाई थी वरना वो बह जाती बोट, और कोई चाँद नहीं निकल रहा था। और वो फिर भी उन्होंने बिना फ्लैश लाइट के सारा काम कर लिया। जब वो घर आए तो उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे मैं अभी काम से वापस आया हूँ अपने, और हैना को कुछ पता न लगे। तो हैना ने बोला कि हैना को तो कुछ पता लगा ही नहीं, उन्होंने बोट वोट ऐसे कर दिया सब कुछ। तो हैना ने कहा कि आज यूमी आई थी, और तो अब वो उन्होंने उसको खाना सर्व कर रही थी है ना सदाओ को। उस टाइम उन्होंने ये बात बताई कि आज यूमी आई थी, और है ना इतनी मॉडर्न थी फिर भी वो क्या कहते हैं सदाओ के साथ खाना नहीं खाती थी, क्योंकि जापान में भी वो इंडिया जैसा कस्टम है कि औरतें जो है मर्दों के बाद खाती हैं, इस तरह का कोई कस्टम है, तो वो उसको फॉलो करती थी। और हैना ने बोला कि यूमी जो है वो बच्चों के लिए रो रही थी, और क्या कहते हैं वो बहुत मिस करती है उस बच्चे को, हमारे बेटे को। तो सदाओ ने कहा जैसे ये फॉरेन में चला जाएगा तो सर्वेंट्स अपना आप ही वापस आ जाएंगे। और वो गेस्ट रूम में गए क्या कहते हैं रात को सोने से पहले, और केयरफुली चेक किया कि अमेरिकन का उसका टेम्परेचर कितना है और कितना उसका घाव कैसा है, उसकी हार्ट और पल्स दोनों, हार्ट बीट और पल्स रेट चेक किया। पल्स थोड़ी रेगुलर थी, मगर क्योंकि एक्साइटमेंट था ना उसको, इंसान को, कि आज वो जा रहा है वो यहाँ से, इसलिए थी वो इरेगुलर। और उसके जो पीले पीले लिप्स थे वो बिल्कुल चिपके हुए थे एक दूसरे से, और उसकी आंखों में थोड़ा जलन सी थी। और बस उसके जो पीले जो घाव थे गर्दन पे वो अभी भी रेड थे। तो सदाओ को उसने कहा कि मुझे अभी भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप मेरी जान दोबारा बचा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे कोई ना कोई पकड़ने या मारने आ ही जाएगा। तो सदाओ ने कहा नहीं नहीं, ये बस इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो पैदा कर रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी जान वान कुछ नहीं बचा रहा हूँ, इस बात का ऐसे मत सोचो। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि वो फ्लैश लाइट उनकी बहुत पुरानी थी, और वो क्या कहते हैं उसको यूज़ करते थे। मगर उन्हें पहले तो थोड़ा हिचकिचाहट हुई, मगर बाद में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उसको दे देंगे, और वो अपनी फ्लैश लाइट टॉर्च उन्होंने अपनी उसको दे दी। और उसने कहा कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए बोट आने से पहले, कोरियन बोट के आने से पहले, तो मुझे 2 फ्लैश लाइट मारना, और
और वो भी उस टाइम जब सूरज डूब रहा हो, ये नहीं कि रात हो गई हो बिल्कुल। बिल्कुल रात में तो तुम्हारी फ्लैश लाइट दिख जाएगी दूर से, कोई और भी देख लेगा। मुझे बस शाम के टाइम जब सूरज डूब रहा हो उस टाइम पे सिग्नल करना फ्लैश लाइट, ताकि मैं ही ध्यान दूँ उस पर और कोई ध्यान ना दे। और तुम्हें मछली मिल जाएगी वहाँ पे, और भी पकड़ के तुम मछली खा सकते हो, मगर तुम्हें कच्ची खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम आग जलाओगे तो दूर से लोगों को आग दिख जाएगी। यंग मैन ने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही करूँगा। वो जापानीज़ क्लोथ में उसको ड्रेसअप कर दिया ताकि थोड़ा वो जापानीज़ लुक आए उसमें। सदाओ ने उसको दिए थे वो कपड़े, और आखिरी बार उसका कपड़ा जो है उन्होंने उसके सिर पे एक ब्लैक कलर का कपड़ा बांधा। सदाओ ने कहा जाओ अब तुम। यंग अमेरिकन जो है बिना कोई बात बोले सदाओ का उसने हाथ मिलाया बहुत अच्छे से, वार्म तरीके से बहुत, और वो चुपचाप वो है फ्लोर के चारों दूसरी तरफ चला गया और गार्डन में डार्कनेस में गायब हो गया। सदाओ ने क्या कहते हैं देखा कि एक दो बार उसने अपनी लाइट जलाई है ताकि रास्ता मिल जाए। उसके बाद क्या कहते हैं वो कोई इस पर इतना तो शक नहीं करेगा एकदम से कोई दो चार एक बार तो कोई लाइट जलाएगा। और फिर वो वेट करते रहे कि वो बंदा पहुंच जाए किनारे पे, क्योंकि वहाँ किनारे पहुंच के उसको सिग्नल देना था, एक और लाइट जलानी थी। तब जब उन्होंने सिग्नल उसने दे दिया तो उन्होंने वो पार्टीशन क्लोज कर दिया, और उस रात वो बड़े चैन से सोए। तो जनरल के पास वो गए उसके बाद दोबारा, तो जनरल को उन्होंने बताया कि वो इंसान जो है भाग गया है। जनरल ने कहा वो भाग गया, तुम ये बोल रहे हो? जनरल का ऑपरेशन हुआ था एक हफ्ते पहले, एक इमरजेंसी ऑपरेशन था जो सदाओ ने किया था। रात को एकदम उन्हें बुलाया गया था, और 12 घंटे तक सदाओ को तो ऐसा भी नहीं था कि जनरल बचेगा कि मरेंगे, क्योंकि गॉल ब्लैडर बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गया था, गॉल ब्लैडर में बहुत दिक्कत आ गई थी। फिर भी ओल्ड मैन ने थोड़ा ब्रेथ करना अलग तरीके से वो कर दिया था, खाना मांगा। तो सदाओ क्या कहते हैं ने उस टाइम मतलब इस चीज़ों के बारे में जो उसने हथियारें भेजने की बात करी थी, असैसिन्स को भेजने की बात करी थी, तो उन्होंने सब पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उस टाइम हालत ख़राब थी उनकी जनरल की। और सदाओ को बस इतना पता था कि वो कभी आए ही नहीं, और जो सर्वेंट्स थे वो और यूमी जो थी वो वापस आ गए थे। उन्होंने गेस्ट रूम क्लीन किया अच्छे से वो, और जो सल्फ़र था वहाँ पे जो भी कुछ था मतलब उससे रिलेटेड उसको जला दिया, क्योंकि वो एक वाइट आदमी की स्मेल तक नहीं रहने देना चाहते थे उस कमरे में वो सर्वेंट्स जो थे। किसी ने कुछ नहीं बोला। गार्डनर थोड़ा सा दुखी था, क्योंकि उसके पौधे वौधे थोड़े बहुत ख़राब हो गए थे इतने दिनों में। मगर एक हफ्ते बाद सदाओ को लगा कि जनरल जो है ठीक हो गया, तो उन्होंने जनरल से बात करी उस प्रिजनर के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हाँ जनरल साहब वो भाग गया है, सदाओ ने बोला। और उन्होंने पूरी बात तो बोली नहीं थी, तो वो बस अपनी इतनी बात बोल के चुप हो गए, और वो जनरल को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। मगर उस ओल्ड मैन ने उनकी बात सुन के जनरल ने अपनी आँखें एकदम खोल ली। उन्होंने कहा वो प्रिजनर थोड़ा सा एनर्जी इकट्ठी करते। जनरल ने बोला तो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं उसको मरवा दूंगा तुम्हारे लिए। तो सदाओ ने कहा हाँ आपने किया तो था। तो ओल्ड मैन ने कहा कि मैंने करा था, मगर देखो मुझे इतनी परेशानी है, बीमारी तकलीफ़ है, इस समय मैं ना भूल गया ये, और मैं अपना प्रॉमिस भूल गया, मैं उसको मरवा नहीं पाया, और वो भाग गया। बताओ, अब वो उनका दुश्मन था ना अमेरिकन, तो वो भाग गया, तो इस बात का दुख हो रहा था उनको। तो सदाओ ने कहा हाँ ऐसा ही लगता है कि वो भाग गया है। तो जनरल ने कहा तो मेरे लिए बड़ी केयरलेस वाली बात हुई कि मैंने इतना केयरलेसनेस कैसे बरती कि वो एक आदमी को भागने दिया। तो मगर तुम ये सोचना कि ऐसा मत सोचना कि मेरे अंदर कोई देशभक्ति की कमी है, और या फिर ड्यूटी के लिए डेडिकेशन नहीं है मेरे अंदर ये सब है, मगर मेरी हालत ही ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, क्या तुम इसको किसी और को तो नहीं बताओगे? तो सदाओ ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हम दोनों के बीच में ही रखूँगा मैं ये बात। और अब सदाओ को लगा था कि अब जनरल जो है वो उल्टा उनके हाथों के नीचे आ चुका है, और क्योंकि और उन्होंने अपना हाथ जनरल के हाथ के ऊपर रख के कहा कि मैं आप कसम खाता हूँ आपकी लिए लॉयल रहूँगा, और मैं किसी को ये सब बात नहीं बताऊँगा। और जनरल ने कहा कि तुम और ये भी और इस तरह अपनी लॉयल्टी मेरी तरफ भी दिखाओ, और दुश्मन के ख़िलाफ़ भी रखना अपनी लॉयल्टी, कि अपने दुश्मन के हमेशा ख़िलाफ़ ही काम करोगे, दुश्मन के लिए काम नहीं करोगे। जनरल ने कहा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हें इस बात का रिवार्ड मिलना चाहिए। सदाओ मगर वो अपना रिवार्ड कहीं और ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो रात को समुद्र के पे जाके वहीं समुद्र की तरफ देखते थे, और अपना रिवार्ड उनको उस रात ही मिल गया था, क्योंकि अब वहाँ से कोई लाइट का वो नहीं आया था शाम के टाइम सिग्नल, आइलैंड पे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो उनका प्रिजनर चला गया था शायद अब ये, और सेफ़ था क्योंकि
उन्होंने कहा था कि कोरियन फिशिंग बोट आने तक वेट करे, तो उसने तब तक वेट करा, अब फिशिंग बोट आई और वो चला गया था। अब वो बरामदे में उठे और समुद्र की तरफ देखने लगे जहाँ से वो यंग मैन आया था उस रात, या वो उन्हें मिला था वो, और अपने दिमाग में वो दूसरे फेसेस उनको याद आने लगे जो उन्होंने अमेरिका के जो लोग थे दूसरे, एक जो प्रोफेसर थे जिनके हाउस में वो हैना से मिले थे, एक डल मैन का चेहरा उन्हें याद आने लगा, और उसकी वाइफ जो थी प्रोफेसर की वाइफ, वो बहुत ज़्यादा बोलने वाली औरत थी और वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, मगर वो बोलती बहुत थी। और अपने ओल्ड टीचर याद आए उन्हें एनाटॉमी के, जो क्या कहते हैं, उन्होंने जिन्होंने उनको बहुत मदद करी थी नाइफ़ के साथ, नाइफ़ वाला सारा गुर सिखाए थे, नाइफ़ से कैसे यूज़ करना चाहिए एक सर्जन को। और फिर उन्होंने अपनी फैट और मतलब लैंड लेडी जो थी जहाँ पे वो रुके होंगे जिसके रूम में जाके किराए पे अमेरिका में, वो लैंड लेडी का चेहरा उन्हें याद आया। और क्योंकि अमेरिका में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी जहाँ जैपनीज़ होने की वजह से घर ढूंढने में, तो अमेरिकन जो थे वो बहुत ज़्यादा उस टाइम वो भी पैट्रियोटिज़म से भरे हुए थे, वो भी जैपनीज़ को जल्दी से घर वर नहीं देते थे, और वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते थे कि हमसे सुपीरियर कोई नहीं है। और वो फिर उन्हें एक इग्नोरेंट और डर्टी ओल्ड वुमेन मिली थी, मतलब उन्होंने कि वो थी तो इग्नोरेंट काफ़ी, और वो किसी की बात पे ध्यान नहीं देती थी, कुछ मतलब ज़्यादा ही गुस्से वाली थी, मगर उन्होंने अपना घर दे दिया था रहने के लिए कि तुम रह लो इसमें, अब किराए पे रह सकते हो। और वो उन्होंने एक दो बार उसको थैंक यू बोलने की भी कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने जब वो बीमार पड़े थे, उनको इन्फ्लुएंजा हुआ था, तो उसी औरत ने उनकी मरहम पट्टी भी करी थी, उसी औरत ने उनको दवाइयाँ भी दी थी, मगर उन्हें वो उसको रेस्पेक्ट वो शो नहीं कर पाए कभी भी अपनी कर्टसी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपनी काइंडनेस को इतना दिखा के शो नहीं करती थी, वो बड़ा हार्श तरीके से और वैसे ही बात करती थी जैसे गुस्से में, मतलब वो अपने जितने भी पुराने लोग थे जो अमेरिका में जिनको वो जानते थे उन सबको याद कर रहे थे। अब वो अब अपने जो उस जवान प्रिजनर का चेहरा उन्हें याद आया, वाइट और रिपल्सिव चेहरा, और वो यही सोच रहे थे कि मैं इस अभी वो यही बोलते हैं कि स्ट्रेंज बात है, बड़ी अजीब बात है कि मैंने उसको मारा क्यों नहीं, मैं उसको मार क्यों नहीं पाया। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दी कि सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत होती है। इस चैप्टर में आपको यही सीखने को मिला कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इंसानियत होती है, और इंसानियत से बड़ा कोई भी, ना कोई रिलीजन इंसानियत से बड़ा है, ना कोई कंट्री इंसानियत से बड़ी है, सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए और सामने वाले को ऐसे ही देखना चाहिए कि ये भी मेरी तरह एक ह्यूमन बीइंग है। उसके कलर, उसके कास्ट, उसके रिलीजन, उसका कंट्री, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है कि सामने वाला कौन है, एक इंसान है जिसे मदद की ज़रूरत है, ये सोच के लोगों की मदद करनी चाहिए। कंट्री के बेस पे, रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे, इन बेसिस पे मदद करोगे तो कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे हो आप। अच्छा काम वही है कि इंसान इंसान को, सामने वाले इंसान को इंसान समझे और उसकी मदद करे। ये इस चैप्टर से हमें सीखने को मिला है। और ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। और आप लोगों के जो भी डाउट हों या कोई भी आपकी दूसरे किसी चैप्टर में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में, क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में उनकी कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, या मुझे वो मेरे जब इंस्टा पे फॉलो करेंगे वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो करेंगे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं 9th 10th 11th 12th का लगभग इंग्लिश का तो सारा ही कोर्स मैं एक्सप्लेन करके सारा डालूंगा, अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। उसके अलावा 9th और 10th में मैं इंग्लिश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मैं चैप्टर्स को डालूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और अपना पढ़ते ही रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।